हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं संविधान के भाग 5 के बारे में। तो भाग 5 में संघ सरकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। 52 से लेके 151 तक में संघ सरकार का वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक में दिया गया है संघ की कार्यपालिका के बारे में। संघ की कार्यपालिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में किसका किसका वर्णन किया गया है? तो जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, महान्यायवादी हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया। तो इसका वर्णन किया गया है इस भाग 5 के संघ सरकार में अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक में। तथा अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक में वर्णन किया गया है संघ की विधायिका का। संघ की विधायिका का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक में, है ना। इसी अनुच्छेद 79 में कहा गया है संघ के लिए संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से होगा। यानी कि संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आता है। अगर हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा का, तो ये आता है विधायिका के अंतर्गत, जबकि जो राष्ट्रपति का पद है यह आता है कार्यपालिका के अंतर्गत। राष्ट्रपति क्या होता है? तो राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया है संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है और यह है भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। लेकिन इसके शक्तियों का जो वास्तविक प्रयोग है यह कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। आपको क्या बताया गया कि जो राष्ट्रपति होता है यह देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन देश का जो व्यवहारिक प्रमुख होता है यह होता है प्रधानमंत्री। किसमें बताया गया है? तो अनुच्छेद 52 बताया गया संघीय कार्यपालिका का प्रधान क्या होता है? राष्ट्रपति। यही अनुच्छेद अगर हम 53 की बात करें तो इसमें बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, जिसका प्रयोग यह मंत्रिपरिषद के सलाह से करता है। यानी कि जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं यह वह प्रयोग करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, लेकिन राष्ट्रपति करता भी नहीं है। करता कौन है? तो प्रधानमंत्री करता है। अनुच्छेद 54 के बारे में अगर हम बात करें, अनुच्छेद 54 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग शामिल होंगे ये बताया गया है अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में पहले जो लोग हैं शामिल होते हैं ये कौन है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। यानी कि संसद के जो दो घटक हैं लोकसभा और राज्यसभा, इनके सभी जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं सब के सब शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। यानी कि राष्ट्रपति को ये क्या करते हैं? वोटिंग देने का काम करते हैं। अन्य कौन शामिल है इसके निर्वाचन में? तो दूसरा है राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के
सभी निर्वाचित सदस्य, यानी कि जितने भी विधानमंडल है उसमें जो राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आने वाली विधानसभा है, उस विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तीसरा है दिल्ली तथा पुडुचेरी। दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य दिल्ली तथा पांडिचेरी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली और पांडिचेरी हैं क्या, तो केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। तो इन दिल्ली और पांडिचेरी के जो सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं, ये सभी के सभी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अब इसको ध्यान से समझिए। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति को वोटिंग करते हैं। इसमें एक एक को हम लोग देखते हैं। पहला क्या बताया गया, लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। अब इसको समझिए, निर्वाचित सदस्य मतलब ऐसे लोकसभा राज्यसभा के सदस्य जो निर्वाचित होके गए हैं, जिनका चुनाव जनता ने किया है, वो सभी के सभी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के अगर हम सदस्यों की बात करें, किसकी, तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है संविधान में, 552। लेकिन जो चुनाव होता है, इस चुनाव में कितने लोगों की भागीदारी होती है, तो 545 का होता है चुनाव। है कितने, संविधान के अनुसार 552 है, लेकिन चुनाव कितना होता है लोकसभा के सदस्यों का, तो ये होता है 545। और इस 545 सदस्यों में 2 सदस्य ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीयों की अगर हम बात करें, अगर इन 545 सदस्यों में किसी 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का चुनाव होके नहीं आए हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 331 के अनुसार 2 आंग्ल भारतीयों को सीधे लोकसभा में प्रवेश दे दिया जाता है। इसका मतलब कि अगर इन 545 सदस्यों में 2 आंग्ल भारतीय चुन के यानी वोटिंग के द्वारा नहीं आए हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 331 के अनुसार 2 आंग्ल भारतीयों को सीधे लोकसभा में प्रवेश दे दिया जाता है। इसका मतलब ये बिना चुनाव के आए हैं। इसमें कंडीशन क्या लगाया गया है कि लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, तो यहाँ जो 2 आंग्ल भारतीय बिना चुने आए हुए हैं लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होके, वो इसके चुनाव में भाग नहीं लेंगे, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग वो नहीं करेंगे। अगला देखिए, ये तो बात हो गई लोकसभा की, लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात करें, तो राज्यसभा की सदस्यों की संख्या संविधान में कितना दिया है, तो 250 दिया है, होने चाहिए। लेकिन जो होते हैं मेंबर कितने होते हैं, तो 245, यानी 245 सदस्य राज्यसभा में होते हैं। और इस 245 सदस्यों में 12 जो सदस्य होते हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कर दिए जाते हैं, सीधे राज्यसभा में प्रवेश कर दिए जाते हैं। जो विशेष क्षेत्रों में योगदान दिए होते हैं, जैसे सामाजिक कार्य, खेल हो गया, है ना, इन सभी क्षेत्रों में अगर कोई योगदान दिए हैं, तो 12 लोगों को राज्यसभा में सीधे प्रवेश करा दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, किसमें, राज्यसभा में। तो बिना जो निर्वाचन के ये 12 लोग जा रहे हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में वो वोटिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ कंडीशन क्या लगाया गया, लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य ही केवल राष्ट्रपति के वोटिंग में भाग ले सकते हैं, वोट दे सकते हैं। जो सीधे मनोनीत होके गए हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं। दूसरा क्या है, राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो भारत में जितने 28 राज्य हैं, और इन 28 राज्यों में जितनी भी 28 विधानसभाएं हैं, इन विधानसभाओं के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, चूंकि इन
विधानसभाओं में भी राज्यपाल के द्वारा एक मेंबर मनोनीत किए जाते हैं, तो ये सब राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। कौन लेगा? केवल राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। और तीसरा क्या है? दिल्ली तथा पांडिचेरी, या इसको वर्तमान में पुदुचेरी कहा जाता है, तो यहाँ की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी। तो अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी। रीति का मतलब होता है तरीका, मतलब किस तरीके से राष्ट्रपति का जो चुनाव है, जो निर्वाचन है वह होगा। जो राष्ट्रपति का चुनाव की रीति है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। ध्यान दीजिएगा, चुनाव की रीति कैसी होगी। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव जो होगा यह कैसा होगा? तो अप्रत्यक्ष होगा। चुनाव जो होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अप्रत्यक्ष और दूसरा होता है प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव किसको कहेंगे? प्रत्यक्ष चुनाव किसको कहेंगे? तो पहले प्रत्यक्ष को समझ लीजिए। जिस चुनाव में जनता सीधे वोट देती हो, यानी कि लोग वोट देते हो, उस चुनाव को कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव या प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं, जिसमें जनता सीधे वोट दे रही हो। जैसे ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है, मुखिया का जो चुनाव होता है, सरपंच का जो चुनाव होता है, ग्राम प्रधान को ही सरपंच मुखिया अलग अलग नामों से जानते हैं। तो जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, इसमें गाँव के लोग यानी कि गांव की जो जनता है संबंधित ग्राम सभा के सब वोट देते हैं, ग्राम प्रधान को जिताते हैं। इसका मतलब वहां पर जनता सीधे वोटिंग कर रही है, तो वह जो चुनाव होगा कैसा होगा? प्रत्यक्ष चुनाव होगा। अप्रत्यक्ष चुनाव किसे कहा गया? ऐसा निर्वाचन जिसमें जनता के द्वारा चुने गए लोग वोटिंग करते हो, उस चुनाव को कहा गया अप्रत्यक्ष चुनाव या अप्रत्यक्ष निर्वाचन। क्या बताया गया? ऐसा निर्वाचन जिसमें जनता के द्वारा कुछ चुने गए लोग निर्वाचन में भाग लेते हैं, वोट देते हैं, ऐसे चुनाव को कहा गया अप्रत्यक्ष चुनाव। अब जो राष्ट्रपति का चुनाव है, इसको बताया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वह अप्रत्यक्ष होता है। अभी आपको बताया गया कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है, इसमें जो निर्वाचक मंडल है, इसमें 3 लोग भाग ले रहे हैं। इसमें सबसे पहला कौन था? तो राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। और ये जो लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है जनता के द्वारा, यानी कि जनता लोकसभा के चुनाव में सीधे वोटिंग करके लोकसभा में मेंबर को पहुंचाती है। अब लोकसभा में जो मेंबर चुन के गए, इसका मतलब ये जनता के द्वारा चुने गए हैं, और लोकसभा के जो मेंबर हैं ये राष्ट्रपति को चुन रहे हैं। तो आपको बताया क्या गया कि अगर जनता के द्वारा चुने गए लोग किसी निर्वाचन में भाग ले रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव या अप्रत्यक्ष निर्वाचन। यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है यह अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि जनता सीधे वोटिंग नहीं देती है, जनता के द्वारा चुने गए लोग वोटिंग देते हैं। तो जो राष्ट्रपति के चुनाव की रीति है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, या इसी को गुप्त चुनाव भी कह सकते हैं आप। अगला जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, यह है 58, है ना। अनुच्छेद 58 में दिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता। कहने का मतलब किस व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सके, है ना। तो इसमें जो योग्यता दिया गया है राष्ट्रपति का, इसमें सबसे पहली जो योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो,
वह भारत का नागरिक हो। ध्यान दीजिएगा, जब कभी क्वेश्चन में आपको पूछेगा तो इसमें वो डाल देता है कि वह भारत का जन्म से नागरिक हो, तो जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति भारत का जन्म से नागरिक हो, बस वह भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। तो पहला जो इसके निर्वाचन की योग्यता है अनुच्छेद 58 के अनुसार उसमें दिया गया है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या है, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, 35 वर्ष से कम ना हो। ठीक, इसका मतलब जो व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। तीसरी क्या योग्यता है, वह लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने की योग्यता रखता हो। वह लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने की योग्यता रखता हो। चौथा कंडीशन क्या है, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। वो व्यक्ति राष्ट्रपति का निर्वाचन लड़ सकता है जो निम्नलिखित जो कंडीशन है फॉलो करता हो। क्या निर्वाचन की योग्यता है, तो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, वह लोकसभा सदस्यता ग्रहण करने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पे ना हो, तथा वह पागल या दिवालिया ना हो। मतलब अगर कोई मेंटली विक्षुब्ध है, वह पागल व्यक्ति है, तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। बाकी कैसा भी हो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। ये भारत देश का दुर्भाग्य है कि एक अंगूठा टेक व्यक्ति जो कुछ भी नहीं जानता है वह भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है। कहने का मतलब वह व्यक्ति बन सकता है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, अंगूठा टेक हो, वह भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता। अब समझ सकते हैं, अगर देश के मुखिया को, सही बात तो यह है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय पढ़े लिखों की संख्या कम थी। उस समय सही था कि अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है जो नहीं पढ़ा लिखा है वह भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि जो आपका संविधान है उसमें मौलिक अधिकार के अनुसार हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है, वह किसी भी पद के लिए हकदार है। तो उस व्यक्ति को तो बनाया जा सकता है उस दौरान के समय जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन आज क्या कंडीशन है, आज हर कोई पढ़ा लिखा, हर कोई साक्षर है, तो भी यहाँ पर योग्यता वही है कि वह अंगूठा टेक हो, कोई मतलब नहीं है इस तरह की सरकार से, है ना। उम्मीद क्या कर सकते हैं कि अपने यहाँ का अगर कोई राष्ट्रपति बन जाए जो एकदम पढ़ा लिखा ना हो, एकदम से अंगूठा टेक हो, क्या देश का भविष्य संवारेगा भगवान जाने, है ना। तो निर्वाचन की जो योग्यता है वह यही है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। पुनर्निर्वाचन मतलब दोबारा निर्वाचन। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें तो कोई व्यक्ति 2 बार केवल वहाँ पर बन सकता है राष्ट्रपति, और तीसरी बार वह इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हो सकता। यहाँ भारत की हम बात कर रहे हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसको कितना अवसर मिल सकता है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन में। मतलब एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति था और वह कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, यह बताया गया है अनुच्छेद 57 में। मतलब कोई एक भारत का व्यक्ति अपने जीवन काल में कितनी बार वह राष्ट्रपति बन सकता है। तो जैसे कि आपको अमेरिका में बताया गया कि केवल कोई व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता, उसके बाद वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है, वह व्यक्ति जब तक चाहे तब तक भारत में चुनाव लड़ सकता। क्यों? क्योंकि 35 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने में। लेकिन यहाँ पर अधिकतम उम्र कितनी हो सकती है, 80 साल, 60 साल, 70 साल, ऐसा कुछ संविधान में नहीं बताया गया है कि अच्छा इतने उम्र का व्यक्ति अब राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। वह लड़ सकता, बेशक बिस्तर पे पड़ा हो, उठ ना पा रहा हो, लेकिन वह भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि संविधान उसकी आज्ञा दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि संविधान में ये नहीं बताया गया है कि कितने उम्र तक अधिकतम कोई व्यक्ति संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता, उतनी बार वह राष्ट्रपति का चुनाव
राष्ट्रपति बन सकता है, इसकी कोई टर्म कंडीशन नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 56 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में दिया गया। पदावधि का मतलब होता है कार्यकाल, कि कितने समय तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा, है ना। इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 56 में। तो अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने के दिन से लेकर, मतलब जिस दिन राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है उस शपथ ग्रहण करने के दिन से लेकर 5 वर्ष तक वह अपने पद पर बना रहता है। तो इसका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल। लेकिन अगर 5 वर्ष में, चूंकि हर 5 वर्ष पे राष्ट्रपति का चुनाव होना है जब कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो, लेकिन अगर मान लीजिए चुनाव में किसी प्रकार से लेट हो गया हो, चुनाव नियत समय से संपन्न नहीं हो पा रहा हो, 5 साल का समय बीत चुका हो, तो क्या होगा? जो राष्ट्रपति है वही राष्ट्रपति कार्य करेगा जब तक कि 5 वर्ष कंप्लीट होने के बाद भी इसका उत्तराधिकारी यानी कि अगला राष्ट्रपति अपने पद का शपथ नहीं ले लेता है, तब तक वह राष्ट्रपति 5 वर्ष के उपरांत भी अपने पद पर बना रहता है ना। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष के पहले भी अपना त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। तो किसको राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा? 2 लोगों को दे सकता है। पहली जो वरीयता है राष्ट्रपति का त्यागपत्र देने की, यह देता है उपराष्ट्रपति को, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति नहीं मौजूद है उस दशा में क्या होगा? उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में दूसरी वरीयता होती है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। यानी कि अगर उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं है तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा उसको सौंप कर अपने पद से मुक्त हो सकता है। तो 2 लोगों को सौंपता है, उपराष्ट्रपति को सौंप सकता, अगर नहीं है तो किसको? तो मुख्य न्यायाधीश को सौंप सकता है। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना दिया जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति का जो वेतन होगा यह प्रति माह 5 लाख रुपया दिया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति का जो वेतन होता है यह प्रति माह 5 लाख रुपया होता है, जो टैक्स फ्री होता, मतलब इस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता, यानी कि आयकर मुक्त होता है। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना है? प्रति माह 5 लाख रुपया है। और ये जो प्रति माह 5 लाख रुपया राष्ट्रपति को वेतन दिया जाएगा यह भारत की संचित निधि पर भारित होता है। मतलब भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को वेतन एवं भत्ता दिया जाता है। अगला है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति किसके सम्मुख अपना शपथ ग्रहण करेगा और उस शपथ में कौन कौन सा शब्द वो बयां करेगा, यानी कि कौन कौन से शब्द कहेगा उसमें। तो अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति अपना शपथ है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, क्या बताया गया? अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति अपना शपथ है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख लेता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सम्मुख राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। अगर मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है तो किसके सामने? अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश महोदय नहीं है तो जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे राष्ट्रपति उनके सम्मुख अपने सब पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। तो 2 लोग इसमें भी हो सकते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश है तो राष्ट्रपति उसके सम्मुख अपने सब पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेगा, और अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। आइए अगला हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 62।
अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति के बारे में बताया गया है। कहने का मतलब राष्ट्रपति के पद की अगर रिक्ति हो गई हो, राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो, कब खाली हो सकता है? अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के उसको हटा दिया गया हो, या राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया हो, तो तुरंत इसकी रिक्ति की पूर्ति कैसे होगी, यही बताया गया अनुच्छेद 62 में। तो अनुच्छेद 62 के अनुसार अगर राष्ट्रपति का जगह खाली हो, उस दौरान 6 माह तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है, जिसको कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाएगा। तो कौन संभाल सकता है? क्या जो चाहेगा वही संभाल सकता? नहीं, उसके लिए भी निर्धारण किया गया है संविधान में। ठीक, तो अगर राष्ट्रपति के पद की रिक्ति है तो उस दौरान 6 माह तक, कितने समय तक? तो 6 माह तक जो उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के कार्य को देखता, लेकिन 6 माह के भीतर ही राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य है। ठीक, तो अगर राष्ट्रपति की पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति का कार्य देखता है, मतलब उसके कामकाज को करता है। कौन? तो उपराष्ट्रपति करता है। मान लीजिए अगर उपराष्ट्रपति भी ना मौजूद हो तब तो क्या होगा? उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, कौन? तो मुख्य न्यायाधीश, अगर उपराष्ट्रपति नहीं मौजूद है तो राष्ट्रपति के कार्यभार को देखेगा कौन? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब मान लीजिए इहो ना मौजूद हो, तो अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं मौजूद है तो जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, कौन? तो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वह राष्ट्रपति के कार्य को 6 माह तक देख सकता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। ठीक, तो अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन देखेगा? मुख्य न्यायाधीश देखेगा, और अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को 6 माह तक दे सकता है। और जैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव होगा, जैसे ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है, तुरंत अगला राष्ट्रपति वो नियुक्त हो जाता है और वो 5 वर्ष तक देखेगा। ठीक, आप सोच रहे होंगे कि अच्छा ये तीनों ना हो तो कोई ना कोई तो रहेगा ही रहेगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, कोई ना कोई कार्य को देखेंगे, खाली नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।